वोट की चोरी के बारे में जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया तो चुनाव आयोग बार बार कहती रही कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ 100% सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि नहीं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और उसी को ठीक करने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। दरअसल जब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो ये नया हथकंडा लेकर के आए हैं। हाय, मेरा नाम असगर है और इस वक्त हम बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को कवरेज करने के लिए आए हैं और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा को और क्या तैयारी है इंडिया गठबंधन की आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। यात्रा का रिस्पांस अच्छा है। अगर यात्रा का रिस्पांस नहीं होता या रिस्पांस अच्छा होगा, इसका अंदाजा यदि चुनाव आयोग और सरकार को नहीं होता तो न सरकार हमलावर होती, न चुनाव आयोग जो है जवाब देने के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। हालांकि कोई जवाब मिला नहीं, तो ये अपने आप में इस बात की गवाही है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से सजग है और बिहार की जनता बहुत आसान तरीके से इस बात को समझती है कि अगर वोट का अधिकार नहीं बचेगा तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। ना हमारे पास रोजगार का अधिकार बचेगा, ना बोलने का अधिकार बचेगा, ना जीने का अधिकार बचेगा, ना शिक्षा का अधिकार बचेगा, ना सामाजिक न्याय का अधिकार बचेगा। तो बिहार के लोग इसको बखूबी समझते हैं कि वोट का अधिकार ही हमारे सभी अधिकारों का आधार है। एक आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक के लिए नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि उसके वोट से सेवक चुने जाएं, शासक जो हैं वो जनता के वोट से चुने जाएं, ना कि अपनी पहचान या अपने नाम या अपने खानदान के नाम पर जो है वो चुने जाएं या जीतें। तो बिहार के लोग इसको लेकर के काफ़ी सजग हैं और यही वजह है कि चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि एसआईआर करने के लिए, एसआईआर को शुरू करने के लिए बिहार शायद उपयुक्त स्थान नहीं है। और अभी मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को रेखांकित कर रहा था कि पिछले 11 सालों में इस देश में जो हुआ है उसका सही और सटीक रिस्पॉन्स अगर कहीं से आज आ सकता है तो वो बिहार से आ सकता है, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का इतिहास 47 से शुरू नहीं होता है। बिहार जहाँ बहुत विविधता है, कई बोलियां हैं और लोकतंत्र की अपनी एक बहुत प्राचीन संस्कृति है। कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत में है और वो भारत का जगह बिहार है जहाँ लोकतंत्र सबसे पहले शुरू हुआ। तो बिहार के लोग लोकतांत्रिक हैं, अपने अधिकारों को लेकर के सजग हैं और बिहार के लोग ये समझते हैं कि पिछले 11 सालों में क्या क्रोनोलॉजी रही है जो मौजूदा सरकार है उसकी। पहले ये जीत करके आए और जीत कर आते ही जो विरोध के स्वर थे, खास करके यूनिवर्सिटी में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल में लेखक, साहित्यकार, कार्टूनिस्ट, उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए, उनको जेलों में डाला और विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। हर विरोध की आवाज़ को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई, देश विरोधी साबित करने की कोशिश की गई और यह सिलसिला यहीं पे रुका नहीं। फिर जो चुने हुए एमएलए थे उनकी खरीद फरोख्त शुरू हुई। कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, ये तो गधों की खरीद फरोख्त है। वोट लिया जनता से किसी और पार्टी के नाम पर, किसी और सिंबल पर और सूटकेस लेकर के रिजॉर्ट में जा कर के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया, लोकतंत्र को बेच दिया। तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई और चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। उसके बाद वोट की चोरी शुरू हुई और वोट की चोरी के बारे में जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया तो चुनाव आयोग बार बार कहती रही कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ 100% सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि नहीं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और उसी को ठीक करने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। तो दरअसल जब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो ये नया हथकंडा लेकर के आए हैं। तो बारी बारी से पहले विरोध के स्वर को दबाया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया, चुने हुए विधायकों को रिजॉर्ट घुमाना शुरू किया। उसके बाद वोट की चोरी की, जिसको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबूत के साथ दिखाया और अब ये एसआईआर के नाम पर लोगों के मताधिकार छीन लेना चाहते थे। इसीलिए आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है
वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड सहित जो 11 पहचान पत्र हैं उसको चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जो जिनका नाम काटा गया है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 65 लाख लोगों के वोट का मामला है, तो डेट भी आगे बढ़ाने के ऊपर विचार किया जाएगा। आपने कुछ महीना पहले एक यात्रा की थी माइग्रेशन को लेकर के, पलायन रोको नौकरी को। उस यात्रा में स्पेशली कन्हैया ने क्या पाया और कांग्रेस को क्या मिला उस यात्रा से? देखिए, बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से इस विषय में चर्चा करेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचार का हो, तो इस बात को इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में हर चीज़ के लिए, जिसके पास थोड़ी-सी दौलत है, धन है, तो वो पढ़ने के लिए, जो बिल्कुल निर्धन है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो काम के लिए, जो बीमार हैं, वो इलाज के लिए, और जो शांति से अपना जीवन चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए, इस प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बिहार में ना अच्छी शिक्षा है, ना रोजगार है, ना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। इसीलिए लोग अवसर की तलाश में अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो बिहार में जो रोजी-रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, उससे पीड़ित होकर के लोग इस प्रदेश को छोड़ करके जाते हैं। इसीलिए हम पलायन के सवाल को प्रमुखता से उठाए, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के दौरान एक बड़ा ही दर्दनाक मंजर देखने को मिला। किसी प्रदेश में और किसी प्रदेश के लोग इतनी बुरी हालत में हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके अपना घर लौटने के लिए विवश नहीं थे। उस वक़्त पहली बार सरकार ने जो है कुछ आंकड़े दिए, जिसमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लाख से ज़्यादा और बिहार में 60 लाख से ज़्यादा मज़दूर जो हैं वो लौट करके वापस आए थे। मतलब बिहार के करोड़ों लोग अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए, जीने के लिए, अवसर ढूँढने के लिए विवश हैं। इसीलिए जब हम वो यात्रा लेकर के अलग-अलग जिलों में जा रहे थे, तो उसके 2 प्रभाव थे। एक तो एक विषय लेकर के हम जनता के बीच जा रहे थे, और दूसरा, जब आप पैदल यात्रा करते हैं, तो आप गाँव गलियों में घूमते हैं, पंचायत-पंचायत जाते हैं, जिला मुख्यालयों से गुजरते हैं, तो आपको कुछ और भी सूझ पता चलता है। जैसे आज भी बिहार में जो 3 साल का ग्रेजुएशन है, वो 3 साल में पूरा नहीं होता है। वो 4 साल, 5 साल, 7 साल में पूरा होता है। 4 कमरे का कॉलेज है, जहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने के लिए विवश हैं। मतलब एक दिन सारा स्टूडेंट जो इनरोल्ड है, वो अपना कॉलेज आ जाए तो खड़ा होने की जगह ना मिले। तो सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है, और प्राइवेट अस्पताल जो है मनमाना फीस वसूलते हैं। साथ ही साथ बिहार के नौजवानों को एक नया तरह की नशाखोरी में जो है धकेला जा रहा है। बड़े पैमाने पे जो है यहाँ के नौजवान सूखा नशा करने के लिए विवश हैं। महिलाओं के खिलाफ ज़बरदस्त अपराध में बढ़ोतरी हुई है। दिन दहाड़े जो है गोलियाँ चलती रहती हैं, अपराध होते हैं, खून खराबा होता है। तो यह जो डबल इंजन की सरकार है, दरअसल गुंडा राज है। और यहाँ पर जब आप अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोगों से मिलेंगे, चीनी मिल में काम करने वाले मज़दूर, छोटे किसान, दुकानदार, ठेला रिक्शा चलाने वाले, मछली मारने वाले, मखाना की खेती करने वाले, उन लोगों की हालत बहुत ख़राब है। इसीलिए उस यात्रा के दौरान एक मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच गए थे। उस मुद्दा के आधार पर जो हमारी बातचीत हुई, और जो बदतर हालत यहाँ के लोगों की है, यहाँ के लोग मजबूर हैं उस स्थिति में जीने को, उसके बारे में पता चला। इससे हम लोगों को सबसे बड़ी सहायता ये मिली कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति का केंद्र क्या होना चाहिए, विमर्श क्या होना चाहिए, किन सवालों को उठाना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बिहार में मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, तो हम माई बहन योजना की बात कर रहे हैं कि हम 2500 रुपया जो है हर गरीब महिला को देंगे। नौजवानों के लिए अवसर की बात कर रहे हैं। शिक्षा के अंदर जो धांधली चलती है, जो प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे मनमाना फीस लिया जाता है, उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात शिक्षा का जो बुनियादी अधिकार है उसके तहत सुनिश्चित किया गया है। कैसे राशन लोगों को समय पे नहीं मिल रहा है, कैसे पेंशन के नाम पे जो है कुछ 100 रुपए मिलते हैं, जिससे मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया जा सकता है। तो पीपल सेंट्रिक जो है एक मैनिफेस्टो बनाने में हमको मदद मिली है, और आज जब हम वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो जाहिर है, अंडरस्टूड है ये बात कि वो युवाओं की बात हो रही है। बेरोजगारी मतलब युवाओं की बात हो रही है। तो युवा जो है
कांग्रेस पार्टी खास करके आप भी युवा हैं, कन्हैया को जब इस तरह की सभाओं में यात्रा में देख रहे हैं, तो युवा क्या एक उम्मीद की नजर से देख रहा है कि हाँ कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर पाएगी इस राज्य में? इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में देश के बेरोजगार नौजवान, देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अक़लियत समाज के लोग, महिलाएं, किसान, छोटे उद्योग धंधा करने वाले, छोटे व्यापारी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। और आज जब हम वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इस समझ के साथ उठा रहे हैं कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार नौकरी नहीं देगी, देश की संपत्ति लूट करके अपने दोस्त की तिजोरी को भरेगी। और कोई भी मुद्दा जो है वो वोट चोरी से जुड़ा हुआ है कि जो सरकार वोट चोरी करेगी वो सरकार पेपर लीक भी करवाएगी। जब आप इस तरह की यात्रा करते हैं, तो कई जो जानकार लोग, जब उनसे बातचीत होती है कि कांग्रेस इस तरह की यात्रा कर रही है बिहार में, तो भाजपा क्यों नहीं करती है ऐसी यात्रा? तो उनका ये कहना है कि आप इसमें एक जो बड़ा फर्क पाइएगा, वो ये पाइएगा कि कांग्रेस का कैडर मजबूत नहीं है। इसीलिए इस बहाने कांग्रेस जो है लोगों से जुड़ना चाह रही है, कहीं न कहीं उस जमीन को पाना चाह रही है जो समाजवाद यहाँ बढ़ा और कांग्रेस हाशिए पे गई। इस चलते वो इस तरह की यात्रा कर रही है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, इससे ज्यादा जरूरी एक विषय है इससे जुड़ा हुआ। घर आप बहुत सुंदर बना लीजिए, उसको बंद कर दीजिए, घर अपने आप गंदा होगा। घर को साफ करने में मेहनत लगती है। बीजेपी की राजनीति नफरत पर आधारित राजनीति है, बांटने की राजनीति है, इतिहास के बारे में झूठ बोलना, शक संदेह पैदा करना। तो इसमें ना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नफरत बहुत आसानी से फैलता है। मोहब्बत फैलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सकारात्मक मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर नफरत के आधार पर, पहचान के आधार पर, बंटवारे की सोच के आधार पर अगर कैडर बनाना हो तो कैडर बहुत आसानी से बना लेंगे। लेकिन संविधान के हक में संविधान सेनानी तैयार करना, आप अंग्रेज के ज़माने को भी याद कर लीजिए ना। अंग्रेज से डर जाना बहुत आसान था, अंग्रेज के खिलाफ तन करके खड़ा हो जाना बहुत मुश्किल था। 35 करोड़ की आबादी थी, हर कोई अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ रहा था। लेकिन जो लोग अंग्रेज को भगाना चाहते थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और गांधी जी के नाम पर टोपी लगा करके अंग्रेजों के सामने डट करके खड़े हो रहे थे। तो भाजपा का जो कैडर है, जो संगठन है, वो एक्चुअली झूठ पे आधारित है और नफरत पे आधारित है। गंदगी अपने आप फैलती है, सफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम ये यात्रा इसलिए निकालते हैं कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी बड़ी हो जाए या हमारे कैडर जुड़ जाए। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि समाज के असली मुद्दे क्या हैं, समाज के लिए सबसे जरूरी क्या है। अगर राजनीति हो तो राजनीति आम लोगों के विषय पर हो ना, कि अनावश्यक जो है आज अपनी जेब की बात ना करके हम औरंगजेब की बात करें। इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताइए। कि आज जिन चीजों से लोग परेशान हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे जो है 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, हर मिनट जो है किसी महिला के खिलाफ अपराध हो रहा है, देश की संपत्ति जो है लूट करके एक दो पूंजीपति अपनी तिजोरी भर रहे हैं। तो इन मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना और इनको जोड़ना ज्यादा जरूरी है। नहीं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी हो जाए और सिर्फ हमारी सरकार बन जाए, ये हमारी कोशिश नहीं है। हमारी कोशिश है कि हमारी सरकार बने या किसी की भी सरकार बने, लेकिन वो सरकार संविधान वाली सरकार हो, जहां किसी भी इंसान को दोयम दर्जे का महसूस ना कराया जाए, ना उसको ये महसूस हो वो इस देश का नागरिक है, वो प्रजा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र को बार बार प्रजातंत्र कहना एक बहुत बड़ी साजिश है। कि जब आप बार बार एक नागरिक के दिमाग में प्रजा का भाव डालेंगे तो इसका मतलब है कि कोई प्रजा है तो कोई राजा है। और यह जो ऊंच नीच की मानसिकता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस को बचाने की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही एक आवाज उठती है कि कन्हैया एक चेहरा है जिसके मतलब आने वाले भविष्य में कांग्रेस जो है यहाँ अकेले सत्ता में कभी आएगी और वो चेहरा कन्हैया होगा। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं चेहरे की राजनीति से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि राजनीति चेहरे पे आधारित नहीं, मुद्दों पे आधारित होनी चाहिए। ये जो चेहरे पे आधारित राजनीति होती है, यही सत्ता को निरंकुशता की ओर लेकर के जाता है। राजनीति को इस तरीके से देखना, ये एक गलत नजरिया है। चेहरे पे आधारित राजनीति करना, मुद्दों को छोड़ करके, ये गलत नजरिया है। अगर आप पर्सन सेंट्रिक पॉलिटिक्स करेंगे तो हाई चांसेस है कि आप लोकशाही को तानाशाही की ओर लेकर के जाएंगे। इस पे हमारी स्पष्ट राय है और कांग्रेस पार्टी में भी ये राय जो है ना,
वो काफ़ी लंबे समय से इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। देश को आज़ादी भी एक चेहरे पे नहीं मिली थी, उसमें कई चेहरे शामिल थे। गांधी जी थे, नेहरू जी थे, पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी। तो एक चेहरे पे जो है ना केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। और यह पूरी की पूरी यात्रा जो है, ये इस यात्रा में भी पूरा इंडिया ब्लॉक शामिल है। हर पार्टी से कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कांग्रेस पार्टी से भी लोग होते हैं, आरजेडी से भी होते हैं, सीपीआई से, सीपीएम से, सीपीआई-एमएल से, मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी से, हर पार्टी से कोई ना कोई लोग होते हैं। क्योंकि हमारी समझदारी यही है कि राजनीति व्यक्ति आधारित या व्यक्तिवादी नहीं, सामूहिक प्रयास के तौर पे होना चाहिए। आरजेडी के सोशल मीडिया पर, जिसमें तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार, बिहार की मांग तेजस्वी सरकार, इस टाइप का स्लोगन है। मैंने कांग्रेस का जो बिहार का सेल है या फिर नेशनल जो सोशल मीडिया है, उस पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखा जिसमें ये बात कही जा रही हो कि राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बिहार के संदर्भ में, लेकिन राजद की तरफ से ये कही जा रही है। मतलब ये भी तो कहा जा सकता था ना राजद की तरफ से कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। तो आप जो बात कह रहे हैं, तो वो बात में इस तरह के स्लोगन थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब विरोधाभास है। आप भले ही नहीं मानिए, लेकिन जब ऐसी बात हो कि अब की बात तेजस्वी सरकार, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि ये पूरे अलायंस का पूरा मतलब यहाँ प्रयास चल रहा है। देखिए, आज हम जिस दौर में हैं, उस दौर में लाइक, व्यूज, सब्सक्रिप्शन और आई बॉल्स को कैच करना, उसके लिए कुछ टेक्निक्स अपनाए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहा कि देखते देखते 10-11 सालों में केंद्र सरकार को लोग मोदी सरकार बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार भी नहीं कहते हैं, एनडीए सरकार भी नहीं कहते हैं, हम सब जानते हैं कि एनडीए की सरकार है। तो बोल चाल की भाषा में जो चीज़ें आसानी से जुबान पे चढ़ जाए, लोगों को याद रह जाए, ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बाजार से प्रेरित है। जैसे ठंडा मतलब अगर मैं कहूँ तो आपके दिमाग में कोका कोला आएगा, गोरापन मतलब फेयर एंड लवली। अब दोनों झूठ है, लेकिन ये जो टैगलाइन और इस तरह के कैची स्लोगन्स, वो बाजार से आया है। और बाजार, आपको पता है कि हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को प्रभावित करता है। और उसके टेक्निक्स जो हैं वो मार्केटिंग के, वो पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन राजनीति का जहाँ तक सवाल है, मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति, पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है या सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में जो है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाता और पॉलिटिक्स को मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता, या पॉलिटिक्स को जो है केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता। राजनीति, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये मैथमेटिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, इसमें जो है सोशल साइंस के दूसरे डिसिप्लिन्स भी शामिल हैं। मेरे लिए या मेरी पार्टी के लिए चेहरा सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है। और किसी भी मुद्दे को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई ना कोई चेहरा होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरजेडी स्वतंत्र है अपना स्लोगन बनाने के लिए, उसी तरह से कांग्रेस भी स्वतंत्र है अपने मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए। कन्हैया कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे। और अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? 243 सीट पे लड़ेंगे। ये जवाब बड़ा कंफ्यूजन वाला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो चिराग पासवान भी ऐसे ही कहते हैं कि हम सारी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे ठीक उसी तरीके से जैसे वो लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, दिल्ली से लड़ते हैं, तो क्या बिहार से विधानसभा का चुनाव कन्हैया लड़ेंगे इस बार? देखिए, उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये नहीं मालूम है, ये तो पार्टी तय करेगी। राजनीति व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, राजनीति एक सामूहिक जिम्मेवारी है। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ। मैं पिछली बार भी जब 2 बार लड़ा तो वो सिर्फ मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। अगर हमारी ही इच्छा से सब कुछ होता तो शायद मैं पॉलिटिक्स में ही नहीं होता। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं मिलता। मैं तो झोला लेकर के चला था यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई लिखाई करके टीचर बनने के लिए। मैं पढ़ने लिखने के लिए गया था और मुझे मास्टरी करनी थी, मुझे शिक्षक होना था। लेकिन आज राजनीति में हूँ। एक अलग-अलग तरह की ज़िम्मेवारी है, उम्मीदवारी एक ज़िम्मेवारी है, प्रचार करना एक ज़िम्मेवारी है। और जो प्रचार नहीं करते हैं, उम्मीदवार भी नहीं होते हैं, वो आप दफ्तर में बैठ कर के जो है डेटा का काम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया चला रहे होते हैं। पार्टी जो ज़िम्मेवारी देगी उसका ज़रूर निर्वहन करेंगे, लेकिन जब तक उम्मीदवारी तय नहीं हो जाए, तब तक तो यही कहते रहेंगे ना कि 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे।
आप ये बात कह रहे थे बार बार कि बिहार का चुनाव जो है वो अलग है, और आप चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं उस पर भी आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर भी, कि यहाँ वो फंस गए, ये बिहार का चुनाव अलग है। आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव अलग है, और इस चुनाव से परिणाम के बाद क्या संदेश आएगा देश में, अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो, और अगर हारती है इंडिया गठबंधन तो भी आप बताएं कि क्या संदेश है? देखिए, इसकी दो वजह है। एक तो नैसर्गिक तौर पे, स्वाभाविक तौर पे बिहार के लोगों के भीतर आपको राजनीति के प्रति एक रुचि दिखेगी, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखेगा। आप किसी से बात कर लीजिए, चाहे वो चाय बेच रहा हो, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे खेतों में काम कर रहा हो, महिला पुरुष, हर किसी के भीतर जो है आप राजनीति में एक रुचि देखेंगे, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा, बिहार के लोग सरकारी कागजों को लेकर के बड़े पजेसिव होते हैं। उनके पास जो भी सरकारी दस्तावेज होता है उसको लेके बड़े पजेसिव होते हैं। तो वो समझते हैं कि वोटर लिस्ट का क्या मतलब है उनके लिए। वो समझते हैं कि वोटर लिस्ट का मतलब है कि हमारे नागरिकता का प्रमाण है। वो बिहार में एक्चुअली नागरिक होने का सबसे बुनियादी प्रमाण लोग अपने वोटर आईडी को मानते हैं। तो जब आप उनसे उनका वोटर आईडी छीन लेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से उनके भीतर जो है प्रतिक्रिया होगी कि आप उनसे उनकी नागरिकता छीन रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। तो बीजेपी को ये लगा कि हम एसआईआर बिहार में शुरू करेंगे और इसको हिंदू मुसलमान कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी और चुनाव यहाँ पे फंस गई है, क्योंकि बिहार में इस मुद्दे का आपको आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं कि जिस स्थिति में यहाँ के लोग रहने के लिए विवश हैं। मसलन आप पलायन की ही बात कर लीजिए, तो पलायन को अगर देखना है तो आप देखिए कि ट्रेन में जैसे भर भर के लोग होली में आते हैं वैसे ही ईद में आते हैं। और पलायन की बात जब आप करेंगे तो जैसे यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो मुसलमान जितना दुबई काम करने के लिए जाता है उतना हिंदू भी दुबई काम करने के लिए जाता है। तो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं एक मुद्दे से। तो स्वाभाविक रूप से मान लीजिए बाढ़ एक समस्या है, तो हिंदू भी प्रभावित है, मुसलमान भी प्रभावित है। तो कागज यदि नहीं है तो हिंदू का भी नहीं है और मुसलमान का भी नहीं है। इसीलिए जो 65 लाख नाम कटे, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें दलित भी हैं, इसमें पिछड़े भी हैं, इसमें आदिवासी भी हैं। तो भाजपा के लिए जो उसका एक नेशनल सिलेबस है ना, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर देना, एसआईआर को बिहार में वो हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएंगे। और चुनाव के वक्त एसआईआर करना मैं समझता हूं कि उनकी एक भूल है और ये वादा खिलाफी भी है। खुद एक प्रेसिडेंस सेट किया था चुनाव आयोग ने कि जहां जिस राज्य में जिस साल चुनाव होगा वहां गहन पुनरीक्षण का काम उस साल में नहीं किया जाएगा, पहले किया जाएगा या बाद में किया जाएगा। तो लोगों के मन में अपने आप एक संदेह पैदा हुआ। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के करने से ये संदेह पैदा हुआ। जब राहुल गांधी जी ने डेटा के साथ सबूत पेश किया तो वो शक जो है वो यकीन में बदल गया। इसीलिए आप देखिए धीरे धीरे जो है चुनाव आयोग के आर्गुमेंट भी कोर्ट में बदल रहे हैं और बीजेपी भी एसआईआर के सवाल पे जो है अपने बयान को बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो सभी धर्म के लोग हैं और भाजपा के लिए हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करना जरूरी है ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ये क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि इलेक्शन जब होगा तो मतदाता इस आधार पर भी वोट करेगा, या फिर जो बहुत बड़े मुद्दे बिहार के लिए रहे हैं, जैसे पलायन का बार बार जिक्र होता है, शिक्षा का जिक्र होता है, रोजगार का जिक्र होता है, क्या ये सारे मुद्दे पे ओवरलैप कर जाएगा ये मुद्दा कि नहीं मैं बहुत परेशान रहा हूँ, ये सरकार को हटाना, नहीं तो मेरा कागज जो है, मेरी नागरिकता पर संकट है, जैसी बातें कांग्रेस कर रही है, ये इतना बड़ा मुद्दा होगा कि इस आधार पे लोग वोट करेंगे? लोग जोड़ करके देखते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे ना कि अच्छा आपका वोटर आईडी नहीं रहेगा, तो अगर वोटर आईडी ही नहीं रहेगा तो नागरिक कैसे रहेंगे, और नागरिक नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा, बोलने का अधिकार। ये बहुत आसान भाषा में लोग आपको समझा देंगे। तो अगर इस पे सरकार बैक ट्रैक करती है, चुनाव आयोग बैक ट्रैक करती है, जितना नाम काटी है उतना नाम अगर जोड़ देती है तब तो ठीक है, तब ये मुद्दा नहीं होगा स्वाभाविक रूप से। अगर ये गड़बड़ी कायम रहती है तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है और इस मुद्दे से सारे मुद्दे इंटरलिंक बिल्कुल लिंक होंगे। देखिए, एक स्वाभाविक बात है, जब नेता को पता है कि जनता के वोट की जरूरत ही नहीं है तो वो जनता की बात क्यों सुनेंगे। क्या जरूरी है बाढ़ में जो है वो जा करके गांव-गांव वोट मांगने के लिए जाएंगे, धूल फांकने के लिए जाएंगे, गली-गली घूमेंगे, क्या जरूरत है जब चोरी से ही सरकार बननी है। तो जनता समझती है कि हमारा बुनियादी अधिकार है
इसी से हम एक लोकतंत्र में एक ही चीज तो है उनके पास कि वो अपना नेता चुन सकते हैं। ये भी अगर आप उनसे छीन लेंगे तो नौकरी तो आप वैसे ही नहीं दे रहे हैं, शिक्षा तो आप वैसे ही नहीं दे रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है। पहले चुनाव आयोग का उद्देश्य होता था इंक्लूजन, कैसे जोड़ा जाए। किसी गांव में अगर 10 लोग भी हैं तो 48 घंटे 50 घंटे पोलिंग पार्टी को भेज करके उस 50 लोग का वोटिंग कराना, ये चुनाव आयोग के लिए उपलब्धि हुआ करती थी। इंक्लूजन एक उद्देश्य था। अब एक नई परिपाटी शुरू हुई है मोदी जी के राज में कि एक्सक्लूजन जो है उसको जो है बैज ऑफ ऑनर की तरह देखा जा रहा है। मतलब पहले जोड़ना उद्देश्य होता था, अब लोगों को हटाना, काटना और छीनना उद्देश्य बनता जा रहा है। ये जो एनडीए गठबंधन के दूसरे दल हैं वो भी ये बात कहते हैं, भाजपा तो कहती ही है, दूसरे दल भी कहते हैं कि जहां ये जीत जाते हैं वहां ये मुद्दा नहीं होता है। जैसे ही ये किसी राज्य में चुनाव हारते हैं, ये ईवीएम पे कभी शिकायत करने लगते हैं, ईवीएम को लेकर। अच्छा एक बात बताइए, ईवीएम पे, और उसके बाद फिर वो डायरेक्टली चुनाव आयोग पे ब्लेम करते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बायस। देखिए ये ना भाजपा के द्वारा डाइवर्ट करने का एक बहुत ही पुराना तरीका है कि आप सवाल आज पूछिए तो वो पलट करके कहेंगे कि कांग्रेस के राज में क्या हो रहा था। आप आज के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम लेना शुरू कर देंगे ऑटो पायलट मोड में। जब भी कोई मुझे ये सवाल पूछता है तो मैं याद दिलाता हूँ कि इस देश में ईवीएम पे सबसे पहला सवाल किसने उठाया? आडवाणी जी ने उठाया था। इस देश में चुनाव आयोग के बारे में आप मोदी जी का भाषण सुन लीजिए ना, 2000 हाँ 2013 का भाषण आप सुन लीजिए मोदी जी का। 2013 में भाषण दे करके पब्लिक में जो है ऑन कैमरा वो चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। भाषण मौजूद है यूट्यूब पे। तो हम भाजपा की तरह ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो एक्चुअल गड़बड़ी हम वो उठा रहे हैं। सबूत भी हमने कहाँ का पेश किया है? कर्नाटक का पेश किया है ना। महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कर्नाटक में है। हम कर्नाटक का सबूत लेकर के आए हैं। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन और भी जो अतीत में चुनाव हुए हैं वहां आपने सवाल उठाया। यहाँ तो खुद आप जीते हैं तो सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ है। लेकिन आप ईवीएम वाली बात जो बोल रहे हैं, ईवीएम तो कांग्रेस की ही रिजिम में आया, यूपी सरकार के रिजिम में आया। मतलब अगर अडवाणी जी ने ये सवाल उठाया उस वक्त और अभी आप ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में बहुत संभावना है गड़बड़ी की, तो इसका मतलब कांग्रेस से गलती हुई ईवीएम? नहीं, हमने मशीन पे कभी भी सवाल नहीं उठाया है। मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात। नहीं, कांग्रेस पार्टी भी मशीन पे सवाल नहीं उठा रही है, शुरू से मशीनरी पे सवाल उठाई है। मशीन और मशीनरी में फर्क होता है। मशीन उसका एक छोटा सा पार्ट है। देखिए मशीन ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करेगी, ये निर्भर करता है कि उसके पीछे सब्जेक्ट कौन उसको चला रहा है। पंखा ये नहीं तय करती है कि हम ब्राह्मण को हवा देंगे और दलित को नहीं देंगे, मुसलमान को देंगे और हिंदू को नहीं देंगे। ये पंखा का स्विच किसके पास है, उसका कंट्रोल किसके पास है, उस पर निर्भर होता है। तो हमने हमेशा मशीनरी पे सवाल उठाया है। आप कांग्रेस पार्टी का वो देख लीजिए। और मशीन हम लाए हैं, ठीक है, ठीक बात है, तो बेहतर हो चुनावी प्रक्रिया इसलिए लेकर के आए हैं। लेकिन अगर उससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो रही है तो स्वाभाविक रूप से उसको बदला जाएगा। संविधान में संशोधन की बात क्यों की गई है? अब अगर कोई ये कहे कि संविधान तो कांग्रेस लेकर के आई है, फिर संविधान में संशोधन क्यों लेकर के आई है, तो ये तो कुतर्क है, ये तो साफ साफ कुतर्क है। समस्या, आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम आता है, फिर उसका समाधान करते हैं। कोई व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई, उस व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है, तो उस व्यवस्था का संशोधन किया जाए। संविधान में संवैधानिक उपचार की बात है, संविधान संशोधन की बात है। क्यों है? जो चीजें आउटडेटेड हो जाए, ठीक है, उसको बदला जाए, उसको बेहतर किया जाए, इसीलिए तो है। मशीन कांग्रेस लेकर के आई, भाजपा उस पर सवाल उठाई, भाजपा उसी मशीन से चुनाव जीती, तो हम मशीन पे तो जिम्मेवारी डाल नहीं रहे हैं। लेकिन मशीनरी में जो गड़बड़ी आ रही, और ऐसे तो बोल नहीं रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं। हम तो चुनाव आयोग का ही वोटर लिस्ट उसका परीक्षण करके चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि देखिए एक व्यक्ति जो है 4 जगह वोट दे रहा है, और कह रहे हैं कि इसको आप जो है टेस्ट करने के लिए आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो जवाब में जो है चुनाव आयोग कहती है कि ये प्राइवेसी का मामला है। अरे कौन सा बेडरूम का डेटा मांग रहे हैं? हम तो पोलिंग स्टेशन का डेटा मांग रहे हैं, पोलिंग बूथ का डेटा मांग रहे हैं। तो ये किसकी मंशा क्या है वो साफ पता चल रही है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बीजेपी संघर्ष कर रही थी, बीजेपी सवाल उठा रही थी, बीजेपी को जनता ने अपना वोट दिया, वो जीत करके आए, तो अभी भी जो कांग्रेस पे ही सवाल उठा रहे हैं।
ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। हम बीजेपी से प्रश्न पूछ रहे हैं और ये देश में पहली बार हो रहा है, जो सरकार चला रहे हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। सरकार जो है जवाब देने के बजाय देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। तो लोकतंत्र को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? ये तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये तो अंग्रेजों की साजिश जैसी लगती है। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। वो फूट डालो राज करते थे, ये भटकाओ और जो है लोगों को बांटो और लड़ाओ और राज करो की नीति पे चल रहे हैं। मैंने पीसी में पूछा था, राजद के जो सांसद थे उनसे ये सवाल पूछा था कि सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर ये दोनों ये बात कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का मसला उठा रहे हैं बिहार में, इनके जमाने में तो बूथ चोरी होती थी, पूरा बैलेट का बैलेट चोरी हो जाता था। अब ये सच है, मतलब अब वो नहीं पता है कि उसमें कौन इन्वॉल्व होते थे, व्यक्तिगत रूप से पार्टी इन्वॉल्व रहती थी या नेता इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन लागू के रिजीम में ऐसा हुआ है। क्या इस बात का कभी कांग्रेस के किसी नेता को, कन्हैया को मलाल है कि हाँ उस टाइम भी ऐसा होता था? देखिए, एक तो इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। अगर हम फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड फॉर द सेक ऑफ लाइक एंड व्यूज बात करेंगे तो ये सब प्रैक्टिस व्यर्थ होगा। ये इतना सिंपल मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। जिसका वोट काटा जा रहा है ना, आप एक बार उससे बात कीजिए, प्रभावित वर्ग से एक बार बात कीजिए। उसको मालूम है कि अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल में होगी। इससे क्या हासिल करना चाहते हैं हम, इसकी वजह क्या है, हम तो इसका रेशनाल भी जानना चाहते हैं। कि 90 चले जाएं, नेहरू जी के जमाने में ऐसा हुआ था, इंदिरा जी के जमाने में ऐसा हुआ था। आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये बताइए। कह रहे हैं कि जो है घुसपैठिए जो है भारत में वोट दे रहे हैं। तो भाई 11 साल से आप सरकार चला रहे हैं और आप जिम्मेवारी जो विपक्ष पे डाल रहे हैं। हम आज की चोरी की बात कर रहे हैं तो आप लालू जी के जमाने में चले जा रहे हैं। ठीक है, जब लालू जी चुन करके बन रहे थे मुख्यमंत्री तब ये सवाल उठाते, तब इस सवाल पे जो है कुछ होता, कोई कार्रवाई होती, कोई मुकदमा होता, कोई केस होता, कोई जो है मतलब ऐसे जो है परसेप्शन के ऊपर परसेप्शन, परसेप्शन के ऊपर परसेप्शन हम बनाते जाएं और सच को छुपाने की कोशिश करें, यह तो साजिश है। यह तो सीधे सीधे साजिश है कि हम आजाद देश में नागरिक को नागरिक बोध से जो है ना महरूम रखना चाहते हैं और उनके भीतर जो नागरिक बोध है उसको मार देना चाहते हैं। उनके सामने सवाल का जवाब देने की बजाय एक सवाल सामने रख दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी या सम्राट चौधरी जी जो ये बात कह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? पहले तो ये बताएं कि वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे उनका क्या स्टैंड है। 1 2 अगर वोट चोरी हो रहा है तो एक चोरी दूसरे चोरी से जस्टिफाइड कैसे है? एंड 3 कि जब आपको लगता है कि चोरी हो रही है और इस तरह का सवाल पूछना जस्टिफाइड नहीं है तो आप ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? फिर ये कौन सी मिली भगत है? देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है और दुनिया एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। आप देखिए कि आज जो है कहीं किसी इंसान का खून बहाया जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, आप वो बात बोलिएगा तो कहेगा कि आप फिलिस्तीन का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या होते जा रहे हैं हम धीरे धीरे? एक लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में जहां सवाल पूछने का कल्चर रहा है, जहां मैं एक वाक्य बार बार सुनाता हूं लोगों को। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और अपनी कार से पार्लियामेंट पहुंचे और तब तक लोग जो है पार्लियामेंट तक जाते थे। एक बुरी महिला जो है उनका गिरेबान पकड़ करके पूछी कि देश को आजादी मिली, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके पूछ सकते हैं कि हमको क्या मिला। हमारे भीतर के नागरिक बोध को आप मार रहे हैं। और सम्राट चौधरी जब ये कहते हैं तो सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए ना, वो भी उनके पिताजी भी सब तो उसी पार्टी में थे, तो क्या वो बूथ चोरी करके जो है लीडर बने? कांग्रेस का रोड मैप क्या है? पलायन रोकेंगे, ये तो मैं बहुत 20 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे आप? आपकी भी तो सरकार रही, मतलब कांग्रेस की सरकार रही, तो रोड मैप क्या है कांग्रेस का? ये तो बताते ही नहीं आप सभा में। देखिए, अब फिर वही बात है, ये जो आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बन गया है कि कांग्रेस ने क्या किया। सवाल यह है कि पलायन कब से बढ़ा है, लास्ट बार कांग्रेस की कब सरकार थी, बिहार में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम लास्ट बार कब हुआ था। ये डेटा के साथ अगर हम बोलें तब ये सवाल जस्टिफाइड होता है। सारे डेवलपमेंटल वर्क, सारी सारी बड़ी फैक्ट्रियां, सारे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कांग्रेस के राज में शुरू हुए थे और पलायन बाद के दिनों में बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि पलायन जो है वो कल शुरू हो गया है। पलायन का एक अलग अलग जो है ना दौर रहा है। एक जमाने में बिहार से फोर्सफुल भी पलायन कराया जाता था। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो जबरदस्ती यहाँ के गरीबों को पकड़ करके बांध करके जो है
उनको ले जाते थे काम कराने के लिए और एग्रीमेंट कराते थे जबरदस्ती, उसी एग्रीमेंट से एक अपभ्रंश शब्द बना गिरमिटिया, जिसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। आपने हिंदी फिल्म में वो गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है। तो लोग जो है बर्मा जाते थे काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो है फैक्ट्रियां लगी थी। उसके बाद जो है लोग कलकत्ता जाना शुरू किया कर दिए, और शेक्सपियर कहा जाता है बिहार में भोजपुरी का भिखारी ठाकुर को। उनके गाने में आप सुनेंगे कि पिया गए कलकत्ता ए सजनी, तो कलकत्ता जाते थे काम करने के लिए। हम जो पलायन की बात कर रहे हैं, वो पलायन जो पिछले कुछ दशकों में हुआ है, और उस पलायन का कारण क्या है? उस पलायन का कारण ये है कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। हड्डी का इलाज कराने के लिए लोगों को दिल्ली के एम्स में जाना पड़ रहा है, जबकि एम्स पटना में भी है। तो ये एक इंट्रेंच पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्राइसिस और लैक ऑफ डेवलपमेंटल विजन के चलते होता है। और जब हम पलायन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है इसका एक रोड मैप दे रहे हैं। रोड मैप बहुत सिंपल है कि आप एजुकेशन के सिस्टम को बेटर कीजिए, आप हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कीजिए, और यहाँ का विद्यार्थी और यहाँ का टीचर जो कोटा में रह रहा है, वो अगर बिहार में ही रहे तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, यहाँ का स्टूडेंट यहीं पढ़ेगा, यहीं इंजीनियरिंग करेगा। और अमेरिका के लिए लैपटॉप लेकर के ही काम करना है साहब, तो गुड़गांव में बैठ करके क्यों काम करेंगे? भागलपुर में भी बैठ करके काम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना। और एक जो बहुत बड़ा सवाल है कि लोग सामाजिक सुरक्षा के अभाव में भी भागते हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, इसके चलते भी भागते हैं। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना पड़ेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जिससे लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बजटरी एलोकेशन है, उस बजटरी एलोकेशन में क्या हो रहा है? एक बड़ा हिस्सा जो है आपका सैलरी में ही चला जा रहा है। तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बजट का एक बड़ा हिस्सा हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए खर्च करेंगे, एक बड़ा हिस्सा जो हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए खर्च करेंगे। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ही देना है। तो मैं एक मॉडल आपको बताता हूँ कि 16 लाख करोड़ का कर्जा जो है आप बड़े पूंजीपतियों का माफ कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ अगर आप वीवर्स को दे दें, यही हम लोग भागलपुर में बैठे हुए हैं, भागलपुर का सिल्क जो है वो आज से मशहूर नहीं है। जब आप भागलपुर शहर एंटर करेंगे तो वीवर्स का एक मोहल्ला है, वो जो है भूखमरी के शिकार हैं वहां के लोग। वहां के वीवर्स को जो है आप फाइनेंशियल असिस्टेंस देना शुरू कीजिए। यहाँ का सिल्क जो है वो अमेरिका में बिकेगा, यहाँ का सिल्क जो है वो रसिया में बिकेगा। तो ट्रेड को, फिनेंस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और लॉ एंड ऑर्डर को, इसको मेंटेन करके जो है हम पलायन को रोक सकते हैं। आपको लगता है कि बिहार का जो सरकारी स्कूल्स है उसमें बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है? जी, और मैं अब बड़े दुख के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि बीते वक्त में बिहार में सरकारी व्यवस्था और चौपट हुई, भवन बन गए और एजुकेशन गायब हो गया। पहले भवन भले अच्छे नहीं थे, लेकिन एजुकेशन था। जो टीचर थे हाई स्कूल के, ऐसा नहीं था कि जिसको कोई रोजगार नहीं मिला वो टीचर हो गया। लोग जो है एम्बिशन के तौर पे टीचर होते थे। अभी क्या हो गया है कि कोई काम नहीं मिला है तो टीचर हो गए। और देखिए कितनी बड़ी जो है ना ये प्राइवेट साजिश है, मैं वो आपको बताता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, इसका प्रचार प्रसार किया गया है, लेकिन जो वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी जिंदगी को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में कमरे नहीं थे, लेकिन बिहार का कोई विद्यार्थी जो होता था उसका 3 चीज बहुत क्लियर होता था। एक, उसका मैथ बहुत शार्प होता था। 2, भले जो है उसकी अंग्रेजी की वर्तनी शुद्ध नहीं हो, लेकिन उसका ग्रामर बहुत सॉलिड होता था। और 3, कि कोई भी जो एप्लीकेशन होता है, चाहे वो साइंस का एप्लीकेशन हो, उसको बहुत तेजी से यहाँ के बच्चे जो है वो कैच करते थे, क्योंकि सोसाइटी में एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है प्रिवेल करता था, लोग क्वेश्चन करते थे। और अभी जो है आप देख लीजिए इस फैशनेबल एजुकेशन के दौर में ये बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में जबरदस्त लैक आपको देखने को मिलेगा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ करके PhD तक पहुंच गया, तो मैं तो कहता हूं कि यहाँ सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होती थी
उससे बदतर हालत में जो है अभी यहाँ के सरकारी स्कूल है। छात्र आंदोलन से आप शुरू हुए, वामपंथ से होते हुए कांग्रेस में पहुंचे। मैं अभी भी वामपंथी हूँ। वामपंथ से होते हुए आप कांग्रेस में पहुंच गए, ठीक है, आप विचार से वामपंथ हैं। और ना ये माना जाए कि आने वाले समय में इतना करवट इतना जल्दी जल्दी हुआ है, एक समय ऐसा होगा कि हम लोग दक्षिणपंथ पार्टी में कन्हैया को देखेंगे, क्योंकि बेगूसराय का भी इतिहास ऐसा, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। बेगूसराय का इतिहास ऐसा कैसा है? बहुत सारे लीडर हैं जो मतलब वामपंथी सीपीआई से थे, वो फिर बाद में भाजपा में गए। मेरा सवाल ये आप भी सुन लिया, ये मैं भी जानना चाह रहा हूँ जी आप आपसे। पूछ लीजिए, लेकिन हाँ। मैं ये भी बता दूं कि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है और कई दशकों से जो है ये साजिश इस देश के नौजवानों के साथ की जा रही है, जहां से बहुत फैशनेबल तरीके से ये बोला गया कि आप अगर 30 साल तक वामपंथी नहीं हैं तो आपके पास दिल नहीं है, 30 साल के बाद भी अगर आप वामपंथी हैं तो आपके पास दिमाग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश वो लोग करते हैं जो अपनी सुविधावादी राजनीति को एक सैद्धांतिक कलर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। सच बहुत सपाट होता है और उसको बहुत सिंपली स्वीकार कर लेना होता है। आप बदल गए वक्त के साथ, आपके हालात ने आपको बदल दिया, आपकी मजबूरी हो, आपका लोभ हो, इसको स्वीकार कर लीजिए। जबरदस्ती का इसको सैद्धांतिक कलर देने का क्या जरूरत है? और ये तब होती है जब इंसान के अंदर वामपंथ की समझ स्पष्ट नहीं हो। हमारे यहाँ एक कवि हुए विद्रोही, वो अक्सर जो है ना स्पार्टाकस की बात करते थे और कहते थे कि हम स्पार्टाकस के वंशज हैं। वामपंथ क्या है? वामपंथ का मतलब है जो सत्ता के विरोध में उंगली उठा करके सवाल पूछ सके। कहता हूं कि वामपंथ ना दरअसल अपने आप को स्पार्टाकस से जोड़ने वाली बात है। जहां गुलाम बनाने की बात हो, वहां तन करके कोई खड़ा हो जाए और उस गुलामी को कहे कि मैं ये नहीं स्वीकार करता हूं। सत्ता के खिलाफ सवाल पूछना, उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को, उसके गौरव को इतना छोटा इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि सवाल पूछना साहस का काम है। और जब हम साहस हमारे भीतर कम पड़ता है तो हम ना उस समझौतावादी अपने निर्णय को जो है सैद्धांतिक कलर चढ़ाने लगते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। कन्हैया मतलब बिहार के भी हैं, बिहार में ये दोनों पार्टी बहुत क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, इन दोनों पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया, क्या वजह थी? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ना कि पार्टी अगर मेरे लिए एक कैरियर है या हम उसको एक सीढ़ी की तरह देखते हैं तो हम उसमें सब उसकी जो है यूटिलिटी देखेंगे, सुविधा देखेंगे, कहाँ तक पहुंच सकते हैं इसके माध्यम से ये देखेंगे। हमारे लिए पार्टी जो है ना वो सिद्धांत का वाहक होना चाहिए। और जब हम अपने आप को एक धारा से जुड़ा हुआ कहते हैं तो वो धारा जो है ना ऐसी होनी चाहिए कि दरिया जब समंदर से मिले तो जो है दरिया दरिया नहीं रह जाता है, उसमें ये लक्ष्य होना चाहिए। आज के समय में परिस्थिति क्या है? आज के समय में परिस्थिति ये है कि एक तरफ संविधान को खत्म करके जो है देश की धन संपत्ति जो है उसको बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले और देश की संपत्ति पे पहला हक देश के लोगों का हो, आम लोगों का हो, उसको सुनिश्चित करने वाले लोग हैं। तो जब आर पार की लड़ाई है तो हम ना, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे राजनीतिक सफलता किस पार्टी से मिलेगी इस निर्णय को हम प्राथमिकता नहीं दे सकते। अगर मैं एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा था तो मेरे सामने लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि गांव बचेगा तभी घर बचेगा। देश में अगर लोकतांत्रिक परंपरा बचेगी तभी हमारे जैसे लोग कल को पढ़ पाएंगे। राजनीति तो छोड़ दीजिए, कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ही बिक जाएगा और सब पैसे का ही खेल हो जाएगा तो आप मुझे बताइए कि कल को कोई आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी कर सकता है? एजुकेशन जिस तरीके से महंगी होती जा रही है तो क्या उसके नाम में डॉक्टर लग सकता है? वो डॉक्टरेट हो सकता है? राजे राजवाड़ी के जमाने में जो है अम्बेडकर राजा के स्कॉलरशिप से जो है बाहर पढ़ करके पीएचडी हो लिए। क्या हम वापस से उसी व्यवस्था में लौटना चाहते हैं? क्या समाज को जो है, देश को जो है पीछे लेकर के जाना है? तो वो बड़ी जो लड़ाई थी, उस बड़ी लड़ाई में हम पार्टी की यूटिलिटी क्या है वो नहीं देख रहे थे, संघर्ष क्या है, लक्ष्य क्या है उसको हम ध्यान दे रहे थे। और लक्ष्य हमारा जो है एमपी एमएलए बनना नहीं है। तो वो लक्ष्य और वो संघर्ष जो है सिर्फ कांग्रेस कर रही थी या ये क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं? उसके साथ ही हैं। इस देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। सभी पार्टी को अपने साथ जोड़ करके लेके चल रही है। इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, अभी सारे दल के लोग मिल करके जो है यात्रा कर रहे हैं। हर आंदोलन में जो है सारे लोग शामिल हो रहे हैं।
वही लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई जो यूनिवर्सिटी के बच्चे लड़ रहे हैं, वही लड़ाई जो आदिवासी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई जो दलित लड़ रहे हैं। तो सबको मिल करके जो है ना वो लड़ाई लड़नी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में वो कैलिबर है, और कांग्रेस पार्टी में वो ट्रेडिशन है कि जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही आजादी बचा के रख सकती है। और वो प्लेटफॉर्म, संघर्ष का प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी बने, जहां कोई भी प्रभावित वर्ग आकर के उससे जुड़ करके अपना संघर्ष कर सके। मुझे वो संभावना कांग्रेस पार्टी में दिखती है और वो राहुल गांधी के नेतृत्व में दिखता है, इसलिए आज मैं वहां हूं। प्रशांत किशोर ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं। प्रशांत किशोर से मैंने भी जब सवाल किया, और ऐसे भी वो उनका गाहे बगाहे ये बयान आता रहता है कि कन्हैया कुमार बहुत अच्छे लीडर हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन वो जिस पार्टी में है वो पार्टी सही नहीं है, वो गलत पार्टी है। कन्हैया का इस्तेमाल कांग्रेस सही से नहीं कर पा रही है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं उनसे सहमत होता तो मैं उनके साथ होता, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं उनसे जो है असहमत हूँ, उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा सही से, वो गलत पार्टी में। मैं उनसे असहमत हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं हूँ। और उनको ये सहमत है आपकी, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आपकी जो तारीफ कर रहे नहीं, हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी जो है ना अपना पक्ष रख सकता है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उससे सहमत नहीं। देखिए, लोकतंत्र में ना कहते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हम उनसे डिसएग्री होते हुए भी ना उनके एक्सप्रेशन को, के राइट को जो है ना वो सम्मान करते हैं, लेकिन हम सहमत नहीं हैं। सहमत इसलिए नहीं है कि अगर इंसान सही है तो पार्टी गलत कैसे है, और अगर पार्टी गलत है तो फिर जो है इंसान सही कैसे है। तो अनुनाश्रय संबंध है, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज में व्यक्ति का निर्माण होता है, ये तो जुड़ी हुई बात है। इंसान सही है तो वो हर निर्णय सही लेगा। नहीं, इंसान अगर सही है तो कम से कम अपने गलत निर्णय को स्वीकार करेगा कि ये गलत है। भाजपा में जो तेजस्वी हैं और भी जो लीडर हैं वो कन्हैया से इनसिक्योर फील करते हैं, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ये सारा मिथ है क्या? हमसे क्यों इनसिक्योर होंगे? मेरे से इनसिक्योर होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि कन्हैया की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। नहीं, लोकप्रियता से क्या होता है? पॉपुलिज्म आजकल इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, लेकिन उसी पॉपुलिज्म का नतीजा है ना कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। खबर आई थी बीच में जब बिहार बंद हुआ एसआईआर को लेकर के, तो उस वक्त ये खबर आई कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को धक्का दे दिया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो सच्चाई क्या है, मामला क्या था? आप अगर ब्रीफ कर पाए तो बहुत संक्षेप शब्दों। मैं तो इसको एक लाइन बोला कि ये पूरी तरह से खबर झूठ है, गलत है। और ये खबर क्यों है उसको मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने जो कहा ना कि ऐसा माना जाता है, पॉपुलर हैं, इनसिक्योर हैं। हाफ ट्रूथ जो है ना वो जनता में प्लांट की जाती है, आधी सच्चाई। तो मैं वहाँ था, मैं किसी से बात कर रहा था, उसको इस एंगल से शूट किया गया जैसे लगे कि जो है मुझे रोका जा रहा है। फिर उस पर जो है लगातार सवाल पूछे गए, तो बार बार एक ही सवाल पूछा जाएगा तो लोगों को लगेगा कि शायद कुछ सच्चाई रही होगी। तो रोका नहीं गया था कि क्यों रोकेगा? लेकिन आपके मतलब अभी तो वो ऑफिशियली पार्टी में नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में ही है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे बैनर में मैंने देखा है उनका चेहरा। पप्पू यादव ये जो यात्रा चल रही है उससे पहले वो लगातार तेजस्वी पर हमला कर रहे थे, युवराज करके भी तंज करते थे, उनके चलते इतनी सीटें कम आई, उनके चलते जो है हम लोग मोदी को नहीं हटा पाए। राजनीति में पक्ष विपक्ष तो बनता रहता है ना। उद्धव जी आज हमारे साथ हैं, उद्धव जी तो भाजपा के साथ भी थे। राजनीति में पक्ष और विपक्ष जो है ना वो बनता बिगड़ता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और हम कह रहे हैं कि कई महीने पहले की बात हो रही है। अभी यात्रा शुरू हुई, इनॉग्रेशन डे के दिन सब लोग मंच पे थे, पहली कतार में थे। मैंने कहा पहले की बात, तो ये बात तो उसी दिन समाप्त हो गई, खत्म हो गई। मेरा सवाल ये है कि कास्ट की पॉलिटिक्स बिहार में कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है और वो कितनी मजबूत है? मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप अपनी साफगोई से जवाब दें। दो बात इसमें मुझे कहनी है। एक, पूरे देश में जाति है, पूरे देश में जातिवाद है, और पूरे देश में जाति के आधार पर राजनीति होती है। दो, हाँ, बिहार में भी जाति है, जातिवाद है, और जाति के आधारित राजनीति होती है। लेकिन इसके आधार पर जब हम किसी पार्टी का मूल्यांकन करते हैं तो कई बार जो जरूरी तथ्य है वो छूट जाते हैं। मेरा एक सिंपल इसमें सबमिशन है। भागलपुर में आपने कई जगह जो है ना
शाहनवाज जी का तस्वीर देखा होगा, तो आप क्या कहते हैं कि भाजपा जो है मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है? बिल्कुल नहीं करती है, मुसलमान के विरोध की पॉलिटिक्स करती है। बिहार में भाजपा पिछड़ी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती है और न कर पाई। यही वजह है कि उनको नीतीश कुमार की जरूरत है। जब तक कि उनको अपना बहुमत ना मिल जाए, जब तक कि भाजपा इस स्थिति में ना पहुंच जाए कि अपना चीफ मिनिस्टर बना ले, बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल करती रहेगी, चाहे नीतीश कुमार उनको कितनी ही बार क्यों ना ठुकराते रहें। इसकी वजह यह है कि जो वो उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक कर पाए हैं, वही वो बिहार में करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में वो सफलतापूर्वक कर पाए कि समाजवादी पार्टी और बसपा, जो विचारधारात्मक रूप से एक दूसरे के करीब थी, जो बारी बारी से वहां सरकारें बनाती थी, उसको सत्ता से बाहर करने में, और उसका ही वोट बैंक, जिनका आपस में एक सामाजिक अंतर्विरोध है, उसका इस्तेमाल करके, सोशल इंजीनियरिंग करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना पाई। हम कहते हैं कि आज का वक्त जो है ना, इस सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ एक रियल सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स करने का है। और रियल सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स जो है बीजेपी कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जाति का इस्तेमाल, फॉर दैट मैटर हमने आपको शाहनवाज जी का नाम लिया, किसी भी पहचान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जनता को बांटने और लड़ाने के लिए करती है। उसका अंतिम उद्देश्य ये है कि देश की धन संपदा को इकट्ठा करके कॉरपोरेट के हाथ में सौंप देना है। इसीलिए सामाजिक न्याय की राजनीति को जातिवाद में सीमित करना, ये भाजपा की साजिश को आगे बढ़ाना है। ये कह रहे हैं कि भाजपा जिस दिन यहाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएगी, वो किसी जनजाति के कैंडिडेट को सीएम बनाएगी, ये कह रहे हैं। भाजपा मेजोरिटी में आएगी तो वही करेगी जो उत्तर प्रदेश में कर रही है, किया या और राज्यों में किया, झारखंड में किया, वहाँ नॉन कि सामाजिक न्याय के संघर्ष को, उसके आंदोलन को, उसके इतिहास को बार बार जातिवाद 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 कह के बदनाम करेगी। और सामाजिक न्याय की ताकतें जब कमजोर हो जाएंगी तो उनके आपस के अंतर्विरोध का इस्तेमाल करके, सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता में अपनी जगह बना लेगी। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप कहते हैं कि बिहार में जाति है, बिहार में जातिवाद है, दरअसल आप कई दशकों के जाति विरोधी जो सामाजिक न्याय का संघर्ष है, आप उसको बौना बनाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत बड़ी साजिश है। इस देश पिछड़ा पावे 100 में 60, आप उसको जातिवाद कह रहे हैं। इस देश में मतलब जो आंकड़ा आज राहुल गांधी दे रहे हैं, आज ही उन्होंने डेटा दिया है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देख लीजिए कि कौन सी जाति का कितना प्रभुत्व है। और हम जब ये कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम गरीब सवर्ण के खिलाफ बोलते हैं। हम कहते हैं कि जो व्यवस्था भाजपा लेके आ रही है ना, उसमें तो गरीब सवर्ण भी मारे जाएंगे, उसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत समाज के लोग, महिलाएं, किसान, छोटे मजदूर, छोटे व्यापारी, छोटी मोटी नौकरी करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये ना 2-4 लोगों का देश बनाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर नए तरह का निजाम बिठाना चाहते हैं, नए तरह का जो है ना हमारे ऊपर जो है ये राजतंत्र थोपने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल उनका, पुलिस, सारी एजेंसियां उनके कंट्रोल में, सारा बिजनेस उनके हाथ में, फिर लोकतंत्र में जनता के पास क्या बचेगा। इसीलिए मैं जब कोई कहता है कि बिहार में जाति है, जातिवाद है, तो मैं आगाह करता हूं कि आप सामाजिक न्याय के संघर्ष को बौना मत बनाइए। आप ये कहिए कि पूरे देश में जाति है, पूरे देश में जातिवाद है, तो हम स्वीकार करेंगे कि बिहार में भी है। भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में सबसे बड़ा बुनियादी फर्क क्या है? कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ी है। बीजेपी का जो है इस देश के आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं है, और ये दोनों पार्टी को बुनियादी तौर पे अलग करता है। छात्र राजनीति और जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है, उसमें फर्क क्या दिखता है आपको? बहुत सारे फर्क है, 2-3 बता सकते हैं? देखिए, छात्र राजनीति में जो है एक कैंपस के भीतर जो मुद्दे होते हैं उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है, और मेन स्ट्रीम की जो राजनीति होती है उसमें सिर्फ मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं होते, सिर्फ मुद्दों को उठा देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया, ये जवाब देना पड़ता है। कल आपकी सरकार आ जाएगी तो आप ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो सिर्फ सवाल उठाना नहीं होता है, सवाल का जवाब देना भी होता है। आपको लगता है कि विपक्ष उन उम्मीदों पर खरा उतर रहा है?
मैं पूरी नेशनल पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ, विपक्ष का मतलब राहुल गांधी। नहीं, विपक्ष का मतलब सिर्फ नहीं, मतलब विपक्ष की राहुल गांधी मजबूत उसको आवाज है हाँ, राहुल गांधी। सॉरी। लेकिन विपक्ष में देखिए, विपक्ष जो है ना सिर्फ पार्टी या कोई नेता नहीं होता है। विपक्ष हर वो आवाज है। अच्छा मुझे बताइए, अभी एक टीचर जो है संविधान पढ़ा रहा था, या एक टीचर जो है उसने कांवरियों पे जो है एक वो लिखा, पोयम लिखा, उस पे सेडिशन कर दिया गया। तो हर वो व्यक्ति जो अपने न्याय और अधिकार के लिए आवाज उठाता है ना, वो सब विपक्ष है। विपक्ष इस तौर पे जरूर कामयाब हुआ है, जो मतलब पार्टी के तौर पे विपक्ष है कि आज बीजेपी को बहुत सारे मुद्दे पर सक्सेसफुली घेरता है, लेकिन इस मामले में अभी भी जो है कामयाब नहीं हुआ है। विपक्ष की तमाम आवाज को जो है ना एकजुट नहीं कर पाया है। आपके दोस्त थे उमर खालिद, आप लोग मतलब दोनों ही उस मतलब जिस मुद्दे को लेकर के जेएनयू से छात्र राजनीति आप लोगों ने शुरू किया, वो दोनों का मुद्दा एक ही था। और उस दौरान देखा ये गया कि कन्हैया कुमार जितना मुखर होकर करके मुस्लिम्स के मुद्दे पे बोलते थे, मतलब उस वक्त सीएनआरसी का टाइम था। आप उमर के सवाल को मुस्लिम का पूरा सवाल सुनने मेरा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार के अगर 10 वाक्य होते थे उसमें 6-7 मुस्लिम केंद्रित होते थे, मुस्लिम सेंट्रिक होते थे। अब वो बहुत जायज सवाल आप उठाते थे कि मुसलमान जो पिछड़ा है, मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से आप कांग्रेस में आए हैं इस इशू पे बहुत बचते हुए दिख रहे हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई निर्देश है कि मुस्लिम इश्यूज पे बोलना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत कम बोलती है मुस्लिम इश्यूज? पूरी तरह से ये सवाल गलत है, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि जब आप उमर के सवाल को मुस्लिम का सवाल कहते हैं ना, मुझे इससे आपत्ति है। नागरिकता छीनने की कोशिश की गई ना, ये तो नागरिकता का सवाल है ना। इस देश में हम किसी को नागरिक क्यों नहीं मानते हैं? हम खुद ही अपने सवालों में किसी को जो है ना सेकंड क्लास बना देते हैं। क्या उमर इस देश के एजुकेशन पे जब सवाल कर रहे हैं तो मुस्लिम का सवाल है? क्या इस देश में जब वो आजादी की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम का सवाल है? ये जो बाइनरी हम बनाते हैं, इसमें ये एक कोशिश है कि कैसे जो है अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल को अलग कर दिया जाए, और यही बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी ने बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे जो है हमने बीजेपी के उस नैरेटिव को स्वीकार कर लिया। इसमें 1, 2, 3 गलत फैक्ट बोले जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, और जो जानते हैं उनको मालूम है, वो ये सवाल नहीं करते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये भी नहीं मानते हैं कि हम जैसे पहले मुद्दा उठाते थे वो आज भी वैसे ही उठा रहे हैं? सर अब हम यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैं 2018 में पीएचडी पढ़ने के बाद भी। अब इसमें मैं एक बात ऐड कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं अच्छा, हमने जो अभी आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात की, तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ग था जिसकी बात नहीं की? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बात रही बात मुखरता की, तो मैं अब स्टूडेंट लीडर नहीं हूँ। मेरा उस पे सवाल है कि आप मतलब उमर खालिद को क्यों आप उस बाइनरी में रख रहे हैं कि वो मुस्लिम है ना? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप उनके द्वारा उठाए गए सवालों को मुस्लिम परस्त मत कहिए, लेकिन क्योंकि वो तो सबके लिए बोल रहे हैं ना। तो आपकी जो विचारधारा है उसी विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं। मैं आज एक रील्स देख रहा था, कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। उस रील्स में एक ही कैरेक्टर है जो दो मतलब एक ही इंसान है जो 2 कैरेक्टर में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि कन्हैया तो नेशनल पॉलिटिक्स में है, इतनी बड़ी पार्टी में है, तो उमर क्यों जेल में है? तो वो ये फिर जवाब देता है कि उमर मुस्लिम है इसलिए जेल में। और ये बात वो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसमें अप्रूवानंद इंक्लूडिंग है, कि आज उसको अगर वो सलाखों के पीछे है तो उसकी वजह है कि उसका नाम मुस्लिम है, उमर खालिद है। कोई दो राय नहीं है। इस देश में आपके पहचान के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप मानते हैं? बिल्कुल होता है। आपकी जाति के आधार पर होता है, आपके धर्म के आधार पर होता है, आपके लिंग के आधार पर होता है, आपके क्षेत्र के आधार पर होता है। अगर आपका एक्सेंट आपके क्षेत्र को बताता है और बहुत लाउडली बताता है, तो उस क्षेत्र को लेकर के जो प्रिजुडिसेस होते हैं उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहचान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और हम लड़ाई को फिर पहचान के आधार पर ही रिड्यूस कर देते हैं। तो कम से कम अगर पहचान के आधार पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम लड़ाई को तो पहचान पे रिड्यूस नहीं करें ना। क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार तो हर उस व्यक्ति को टारगेट कर रही है ना, चाहे उसका पहचान कुछ भी हो, जो उसके खिलाफ बोल रहा है।
पहचान, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहचान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको उसके साथ रिड्यूस कर दिया जाएगा। जब आप मेरे सवाल को कहेंगे कि आप मुसलमान परस्त सवाल नहीं उठाते हैं, तो आपने तो वही बात कह दी जो बीजेपी आरोप लगाती है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आप जब सीए एनआरसी की बात होती थी तो वो क्लियर था कि किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था। ये आप जैसे लोग जो थे वो बोलते थे, अब आज भी बोलते हैं। दहशत जो थी, जो लोग घबराए हुए थे वो मुस्लिम कम्युनिटी में ही थे। लेकिन उसकी भी है ना, ये आधी सच्चाई थी। और मैं यही बताता हूँ, जब मैं बिहार में जनगण मन यात्रा कर रहा था और ग्राउंड पे था, तो मुझे यह बात समझ में आई कि यह मसला सिर्फ मुसलमान का नहीं है। हर वो नागरिक जिसकी कोई आवाज नहीं है। आप अभी जो है एनआरसी हुआ आसाम में, आप उसका डेटा उठा करके देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन तो सत्ता कर ही रही है पहचान के आधार पे। कम से कम सत्ता के विरोध में लड़ने वाले लोग तो पहचान के आधार पे ना बटें। क्यों? क्योंकि सत्ता जब लाठी चलाती है तो ये नहीं देखती है कि पीठ किसका है। ये सच है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे बता दीजिए कि जेल में सभी तरह के लोग हैं और स्वाभाविक रूप से मुसलमान के खिलाफ भाजपा राजनीति करती है तो उन पे ज्यादा जो है दमन करेगी, लेकिन उसके पक्ष में जो भी बोलेगा उसके ऊपर भी वो सेम चीज करेंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात मुखरता की, तो देखिए अब यूनिवर्सिटी में नहीं है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं है सीधे तौर पे, तो स्वाभाविक रूप से बात करने का लहजा बदला है, सवाल नहीं बदले हैं, या जो है साहस नहीं कम हुआ है, ऐसा नहीं। कैसे मिलने की कोशिश किया आप जेल जाने के बाद? क्योंकि आपके वो दोस्त रहे यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे लोग गए मिलने के लिए आपसे ही, मतलब आपकी विचारधारा के लोग जो हैं। आपने नहीं, मैं जेल मिलने के लिए नहीं गया, ठीक है। और मन में इच्छा नहीं हुई कि साथ में साथी, हालांकि अभी तक उन पर आरोप नहीं हुआ है, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। आरोप नहीं सिद्ध हुआ है और ये एक शेयर मतलब अन्याय है कि बिना जो है बिना ट्रायल के, और खुद कोर्ट कहती थी कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, जेल को रूल बना दिया है, बेल को एक्सेप्शन बना दिया है। और मैं बस इस विषय में बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, अत्याचार किसी के साथ हो रहा है ना, वो मेरा अपना नहीं हो मेरा दोस्त। अब एक बात मुझे बताइए, गाजा में जो बच्चे मर रहे हैं मेरे दोस्त तो नहीं है ना, उसमें बोलेंगे ना भाई, या फॉर दैट मैटर दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, जरूरत नहीं है मेरे रिश्तेदार हैं तभी बोलेंगे। ये जो पूरी डायकोटोमी बनाई गई है ना, वो उसमें बीजेपी तो है ही शामिल, कुछ और लोग जो बीजेपी के ही नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहते हैं ना, वो भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। और मुझे कई बार जो है ना, ये हो सकता है कि ये राजनीतिक बचकानापन भी हो या गहरी साजिश भी हो, क्योंकि जो जानते हैं उनको सारी हकीकत मालूम है। अब मैं इस पे बार बार कहूं तो इट डजंट लुक नाइस, ठीक है। हम लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, ये बात सच है, और ये उतना ही सच है कि हम लोग एक पार्टी में नहीं थे, ये भी उतना ही सच है। ये भी उतना ही सच है लेकिन विचारधारा आप लोग की एक ही थी। नहीं भाई, विचारधारा में भी लड़ाई थी। हाँ, देखिए अभी क्या है कि इंडिया ब्लॉक है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक में है तीनों एक हैं। अगर तीनों एक होते तो 3 जनरल सेक्रेटरी क्यों होते? दीपंकर जी हैं, डी राजा साहब हैं और बेबी जी बने हैं। ब्रैकेट चौड़ा होता जा रहा है, तो कुछ तो वजह रही होगी। कांग्रेस से ही निकले हैं शरद पवार साहब भी, शरद पवार से निकले हैं अजीत पवार साहब, ममता बनर्जी भी, तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं तो एक हैं, लेकिन जो है अलग अलग कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं। दोस्ती के नाते जाएंगे कभी मिलने? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? देखिए, राजनीति में दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह पे है, इंसानियत अपनी जगह पे है। और मैं जब जेल गया, ठीक है, तो मैं बार बार उसको कोट नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मुकदमा अलग था, यह मुकदमा अलग है, इसको भी लोग जोड़ देते हैं। मैं जिस मुकदमे में बाकी लोग अभी जेल में बंद हैं, उस मुकदमे में मैं एक्यूज हुई ही नहीं, और जिसमें मैं एक्यूज था उसमें मैं भी बेल पे हूं और बाकी लोग भी बेल पे हैं। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट इसलिए बोली जाती है ना कि भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई है ना, उसको कमजोर किया जाए। तेजस्वी यादव का वो बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो 2029 में
प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी को। लेकिन वही तेजस्वी यादव के वालिद साहब लालू प्रसाद यादव ने 2024 में आखिर दिसंबर का महीना था, उसमें उनका एक बयान आया था मीडिया में, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी को करने की बात की। तो ये बात हम आप समझते हैं कि जब नेतृत्व की बात आती है, यानी उस चेहरे को पीएम के तौर पे देखा जाता है। तेजस्वी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है, और वो तर्क भी देते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दल है, वो मुद्दे को उठा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन उनके वालिद ऐसी बातें कह रहे हैं, तो कन्हैया कुमार किससे सहमत हैं, तेजस्वी यादव से या फिर लालू प्रसाद यादव से? देखिए, मुझसे आप आज बात कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं जवाब दूं। अच्छा, मैं ये अतीत पे अगर जवाब देने लगूं तो उसका कोई मतलब आज नहीं। यही बता दीजिए आप। आज में तो ये साबित हो गया है ना कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और वो जो है चुने हुए इलेक्टेड जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो अब इसमें कोई इफ बट तो बचा ही नहीं है।